वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज प्रियांश दीक्षित एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स क्लब। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्लास 12th के लास्ट पोर्शन पे। जहां पे आज हम लोग फॉरेन सेक्टर को पूरा का पूरा देख लेंगे। उस फॉरेन सेक्टर के साथ हम लोग को डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को भी देखना है कि हमारे भारत देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल किस तरीके की थी, और उसके साथ साथ हमको डेमोग्राफिक प्रोफाइल के साथ कुछ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के साथ पॉजिटिव पॉइंटर्स भी देखने हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में कुछ पॉजिटिव क्या किया है। इससे पहले के पूरे सेशन में हम लोगों ने पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग फॉरेन सेक्टर के बारे में बात करेंगे। फॉरेन सेक्टर वो सेक्टर होता है एक देश का जब एक पर्टिकुलर नेशन किसी दूसरे नेशन के साथ एक बिजनेस कॉन्टैक्ट बनाता है और वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे देश में बेचता है। आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माय साइड अगर मेरे स्टूडियो से पूरी आवाज आ रही है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा बच्चों, ठीक है। तो सीधी बात यहां पे है कि फॉरेन सेक्टर का मतलब बस इतना ही है कि जब एक देश दूसरे देश से बिजनेस कनेक्शंस बनाता है तो उसे फॉरेन सेक्टर कहते हैं। अब वो चाहे एंशिएंट इंडिया हो चाहे हमारा मॉडर्न इंडिया हो, हर समय हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन की जरूरत होती थी, क्योंकि एक देश आपस में ही ट्रेड करके आपस में ही प्रोड्यूस करके बहुत ज्यादा फल फूल नहीं सकता है। तो हमारे देश को अलग अलग देशों की जरूरत पड़ती है जहां से वो कुछ गुड्स अपने बेचते हैं और कुछ गुड्स वहां से खरीदते भी हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई चेंज इन पैटर्न देखने को मिला था। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पैटर्न जो था वो बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा था। मतलब अर्लियर इंडिया वाज एक्सपोर्टेड द फिनिश्ड गुड्स। पहले के जमाने में क्या होता था, मतलब जब ब्रिटिश राज से पहले जो भारत था हमारा, वो फिनिश्ड गुड्स को कहीं ना कहीं दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता था। मतलब उसके हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो स्टोन क्राफ्टिंग थी, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था और अलग अलग जगहों पर इनकी बहुत ज्यादा मांग थी। और स्पाइसेस को कैसे भूल सकते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो भाई हम लोग एक्सपोर्टर हो गए फिनिश्ड गुड्स के, नहीं रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लग गए। जैसे कॉटन देने लग गए, और वो भी अलग अलग देशों को नहीं, सिर्फ ब्रिटेन को। इंडिगो देने लग गए, रॉ सिल्क देने लग गए, जूट देने लग गए। तो सीधी बात ये है कि ये सारे के सारे ऐसे जो हमारे कमोडिटीज हैं जो खाई नहीं जा सकते, इनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। और उसके बाद इंपोर्ट क्या करते थे, मशीन मेड गुड्स को इंपोर्ट करते थे, फिनिश्ड टेक्सटाइल्स को करते थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को कंप्लीट करते, मतलब मशीन मेड टेक्सटाइल गुड्स और अलग अलग प्रोडक्ट को हम लोग इंपोर्ट करते थे। और आज भी तो देखो तो हम लोग यही तो कर रहे हैं। आज अगर मेरे हैंड में जो वॉच है, मैं जो कपड़े पहना हुआ हूं, जो बोर्ड है पीछे, जो कैमरा है, वो कौन सा भारत देश का बना हुआ है? सब तो इंपोर्टेड है, फिनिश गुड्स है। और सीधी बात यहां पे ये है कि आज भी भारत मेजर टाइम पे सर्विसेज रेंडर करने में पूरे दुनिया में जाना जाता है। आज भी हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर में इतना ज्यादा लाभ नहीं दे पाए हैं पूरी की पूरी दुनिया को। पहले भी ऐसा था, आज भी देखें तो ऐसा है। बस हाँ, पहले जबरदस्ती करवाया जाता था, आज हम लोग स्वेच्छा अपने हिसाब से इन सब चीजों को करते हैं। ओके, तो सीधी बात क्या है, ड्यू टू दिस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जो हमारे भारत की थी वो डिक्लाइन होती चली गई, क्योंकि हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल को सस्ते दाम में एक्सपोर्ट कर रहे थे और सिर्फ एक ही देश से सारी की सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक हैवी लॉस देखने को मिला और हमारा देश टाइम टू टाइम स्टैग्नेंट हो गया और बर्बाद हो गया एक टाइम पे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो बच्चे क्या क्या फॉरेन ट्रेड में मोनोपोली कंट्रोल भी था। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब एक इंसान का कंट्रोल, किस पे? ओवर द ट्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब जो ब्रिटिशर्स ट्रेड करते थे फॉरेन ट्रेड में, सिर्फ उन्हीं की मोनोपोली चलती थी। मतलब भारतीय अगर चाहता है कि मैं किसी और देश में, चाइना में ट्रेड करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान, तो तब था ही नहीं खैर, मैं चाह रहा हूं कि मैं अमेरिकन कोई कंट्री में ट्रेड करूं, तो वहां पे इन चीजों पे बाध्यता लगा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि हमारा भारत देश किसी और जगह पे ट्रेड करे, वो बस फुलफिल करे उन सारी की सारी चीजों को जो ब्रिटिशर्स की फिनिश गुड्स बनाने में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है, और कुछ भी नहीं चाहिए था इनको। तो यहां पे क्या था, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, मतलब जब ब्रिटिश राज करता था, ब्रिटेन कंट्रोल करता था सारे के सारे मेजर ट्रेड, ठीक है, एंड डिसीजंस ऑफ द इंडिया। जो हमारे ट्रेड डिसीजंस थे भारत के, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। इंडिया वाज नॉट अलाउड टू ट्रेड फ्रीली विद अदर कंट्रीज। कोई दूसरी कंट्रीज से हम लोग को फ्रीली ट्रेड करने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। आगे, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन ट्रेड वाज ओनली विद ब्रिटेन। 50%, अगर 100% 100 रुपए की ट्रेड हो रही है तो उसमें 50% तो ब्रिटिशर्स से ही ट्रेड होती थी, ठीक है। अलाउड विद कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका, और बहुत लिमिटेड जगहों से हम लोग ट्रेड करते थे। बाकी बचे 50% में, जिसमें चाइना इंक्लूड होता था, श्रीलंका होता था और ईरान होता था, और उसमें भी बहुत हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे हम लोग बहुत लिमिटेड रहे, ज्यादा वहां पे फड़के ना जाके वहां पे, ठीक है। आगे, इन 1968 में क्या हुआ, स्विस कैनाल बनाई गई, ओपन क्यों बनाई गई? प्रोवाइडिंग अ शॉर्टर रूट बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन। अब यहां पे क्या होता था, अगर मैं यहां पे
हाँ ये देखिएगा, अगर मैं सीधी बात करूं, अगर भारत से ब्रिटेन जाना होता तो हमको पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट से घूम के कहीं ना कहीं ब्रिटेन हम लोग पहुंचते थे, जिसकी वजह से ईंधन बहुत खर्च होता था, मैन पावर और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। इन लोगों ने एक तो ब्रिटेन से 50% हमारी वो ट्रेड चली रही थी, और उसको और सरल बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, बीच में नहरों से ही एक जगह खोजी गई। ऐसा ये नहीं कि नहर खोद दी गई और वहां से बना दिए, जगह पहले से एग्जिस्टेड थी, उस जगह को थोड़ा सा छांटा गया, साफ किया गया। अगर जो पेड़ पौधे क्या कहते हैं, रफ शूट्स एंड ऑल जो स्टोर हो जाती हैं नहरों में, उन सबको हटाया गया और एक फ्रेश कैनाल बनाई गई, जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, स्विस कैनाल, जो सीधा का सीधा हमारे ऊपर से अफ्रीकन कंटिनेंट से ऊपर होकर सीधा ब्रिटेन को कनेक्ट करती थी। जो लंबा रूट था ना गोल घुमावदार, वो करके बिल्कुल सीधा रूट हो गया भारत से हमारा ब्रिटेन का, जिससे ब्रिटेन से ट्रेड जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अभी अच्छी बात होती अगर हम लोगों पे बाध्यता ना लगाई जाती तो ब्रिटेन से हम लोग ट्रेड करते और अच्छे से करते, लेकिन मेजरली हम लोगों को जानबूझ के ब्रिटेन से ट्रेड कराई जाती थी, और उसके बाद भी हम लोग को ये स्विस कैनाल बना दिया, जैसे और शॉर्टर पीरियड में हो जाए तो फ्रीक्वेंट ट्रेड और होने लग जाएगी, तो 50% से 60% हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा, और ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा। और यही हुआ भी, इस स्विस कैनाल ने हमारे देश की ट्रेड को और ज्यादा फ्री बना दिया, फ्लुएंट बना दिया, फास्ट बना दिया, सिर्फ ब्रिटेन से। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश। सीधी बात यह है, तो ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन वाज मोस्टली द टैरिफ फ्री। बच्चे ध्यान रखना, जो भी ट्रेड करेंगे भारत और ब्रिटेन, जो भी ट्रेड करेंगे, ठीक है, भारत कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटेन की, वो टैरिफ फ्री होगी। टैरिफ फ्री का मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, मीनिंग ब्रिटिश गुड्स एंटर्ड इन इंडिया इजिली, जैसे जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे वो भारत में आसानी से आ जाए, और वो सस्ते भी रहे क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा उसमें। लेकिन वहीं पे देखें, आपको हैवी टैक्स देने पड़ जाएंगे इंपोर्टेड और इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स, मेकिंग देम एक्सपेंसिव इन द फॉरेन मार्केट। लेकिन अगर आप कोई और देश में अपने इंडिया के बने हुए गुड्स को बेचोगे तो उस पर हैवी टैक्स लगाया जाएगा, जो अननेसेसरी आपके गुड्स को महंगा कर देगा। हैंडीक्राफ्ट ऑलरेडी महंगे होते थे, उस पर इतना हैवी टैक्स लगा देते थे कि और ज्यादा महंगे होने लग जाते थे। तो बच्चों यहां पे क्या होता था, ये जो पर्टिकुलर गुड्स थे वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे। जब और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे माय डियर, तो यहां पे क्या होता था कि जो फॉरेन सेक्टर्स के लोग होते थे अदर देन ब्रिटेन, वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगते थे, यार ये इतना भी कुछ खास नहीं जो इतना महंगा लग रहा है। उनको क्या पता इंडिया उस पे हैवी टैक्स इंपोज करवाया जा रहा है भारतीय लोगों पे, तभी वो इतना महंगा पड़ रहा है। लेकिन लोग समझते थे कि इंडिया ही पार्शियलिटी कर रहा है, उसको घमंड आ चुका है, या फिर ब्ला 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 ब्ला। कुछ लोगों को जिनको थोड़ा सा करंट अफेयर्स में थोड़ा नॉलेज थी, वो लोग समझ जाते थे कि भाई हैवी टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं तभी इतनी ज्यादा महंगा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एज अ रिजल्ट ब्रिटेन इंटर द ह्यूज प्रॉफिट्स, और यहाँ पे जो इंडिया इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन करेगी। भारत सिस्टमेटिकली डिक्लाइन करता चला गया, लेकिन जो ब्रिटेन इंडस्ट्री थी वो फलती फूलती चली गई, क्योंकि एक तो टैरिफ फ्री है, हर जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, इतना कंट्रोल है भारत पे, और इंडिया जैसे पता नहीं कितने देशों पे वो कंट्रोल जमाए बैठे हुए हैं। तो सीधी बात है, ब्रिटेन इंडस्ट्री तो बढ़ेगी। यहां पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले सारे एग्रीकल्चर में जा रहे थे, एग्रीकल्चर में भी कैश क्रॉप्स उगाई जा रही थी, उसमें भी हमें लगान देना पड़ता था, उधर से भी जमींदारी सिस्टम था, उधर हम फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते थे, इतने हैवी टैक्स लगे हुए थे। जब इतना सारा काम हो रहा है माय डियर बच्चों, तो कैसे हमारे भारत की इकोनॉमी फुलफिल हो पाएगी, और वो खराब हो गई। ठीक है, इकोनॉमी डिपेंड ऑन द ब्रिटेन। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, इंडिया बिकेम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटेन। ब्रिटेन पे ही इकोनॉमिकली डिपेंड हो गए कि भैया तुम कुछ कर दोगे तो काम हो जाएगा, तुम कुछ नहीं करोगे तो भारत तो वैसे भी उसकी ऐसी की तैसी होती चली जाएगी और हो जाएगी, और क्या बताया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि किस तरीके से हमारी स्विस कैनाल वर्क करती थी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, वेल्थ भी ड्रेन आउट हो रही थी। वेल्थ ड्रेन आउट का मतलब क्या होता था, इंडिया हैड अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। भाई सीधी बात यह है कि रॉ मटेरियल कुछ तो एक्सपोर्ट करते थे ना, भले ब्रिटेन को करते हैं, और ब्रिटेन में हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, सब लोग को चाहिए था रॉ मटेरियल, ब्रिटेन में चाहिए था रॉ मटेरियल। हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, ब्रिटेन के पास तो इंडस्ट्रीज थी ना, उनको भी चाहिए था रॉ मटेरियल। अब भारत दे रहा था रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल देगा तो कुछ तो पैसा लेगा ना, भले मिनिमम प्रॉफिट पे वो लोग ले रहे हो, जो जूट, इंडिगो, कॉटन, तो ये सब चीज, भले सिल्क, ये सब भले मिनिमम प्रॉफिट पे ले रहे हो, भारतीयों को बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लेकिन कुछ तो पैसा आता होगा ना। और ये भी पैसा जो होता था, ये हमारे पास अच्छा खासा सरप्लस होता था। ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो इंपोर्ट से ज्यादा थे, मतलब लोग रॉ मटेरियल ज्यादा भेजते थे, और जो ब्रिटेन से बने हुए फिनिश प्रोडक्ट्स, मशीन मेड गुड्स एंड क्लोथ्स आते थे वो कम आते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को और भी देशों में तो बेचना होता था, हम फॉरेन में ट्रेड नहीं कर सकते थे, ब्रिटिशर्स तो ट्रेड कर सकते थे ना। तो भाई हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे, रॉ मटेरियल, वो ज्यादा यूज होते थे, वो ज्यादा जाते थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन वाले इतना गुड्स वो बना नहीं पाते थे, यहां पे ज्यादा सेल नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बहुत ज्यादा पुअर था, और आगे जो देश थे, बाकी जो अदर कंट्रीज थे, उन पे ज्यादा ये सेल आउट करते थे, वहां पे उनका प्रॉफिट मार्जिन और अच्छा बन जाता था। ठीक है, तो सीधी बात ये है, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा भी जो पैसा आता था
बट दिस सरप्लस डिड नॉट हेल्प द इंडिया डेवलपमेंट। भारत के डेवलपमेंट में वो जो छोटा सा थोड़ा सा पैसा था, वो जो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में, जूट इंडिको कॉटन ही एक्सपोर्ट करने में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था भारत का, वो भी भारत के डेवलपमेंट पे यूज नहीं किया गया। वो सारा का सारा पैसा ब्रिटिशर्स ने रख लिया। और वो किस किस में यूज किया गया? ब्रिटिशर्स के वॉर एक्सपेंसेस में। वर्ल्ड वॉर 2 भारत नहीं लड़ा था क्योंकि हम तो कॉलोनी थे। अब जो लड़ रहा था उसके वॉर एक्सपेंसेस, गोलियां, जूते, जूट बैग सब बना रहे थे, हम ही लोग बना रहे थे, ठीक है। सैलरी दे रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो फिरंगी लोग यहां पे तैनात थे, जो हमारे भारतीय लोगों पे जुर्म ढाते थे, उनकी सैलरी देने में यूज हो जाता था। और पेमेंट फॉर द इनविजिबल मतलब इंटेंजिबल सर्विसेज, और छोटी मोटी जो सर्विसेज चलती थी, लॉ एंड ऑर्डर की, टेलीग्राफ की, ट्रेन की, रोड्स बनाने की, उन सब में ये सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता था। मतलब भारत के डेवलपमेंट में नहीं खर्च किया गया। जो भी चीज बनाई गई भारत में, जैसे आपका पोस्टेज हो गया, टेलीग्राफ्स हो गया, आपकी रोड्स हो गई, डैम्स, ब्रिजेस और आपकी ट्रेन्स हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाई गई थी। वो भी सिर्फ ब्रिटिशर्स की ट्रेड फ्लुएंट रहे इसलिए बनाया गया था। तो भाई सीधी बात यह है कि उसको भी फिर इसी में कंसीडर किया जाएगा। भारत का डेवलपमेंट नहीं था, ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट था वो बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सिंपली क्या था, जो हमारी इंडिया की वेल्थ थी वो ड्रेन आउट होती चली जा रही थी। हमारी सिर्फ और सिर्फ जो भारत की बेसिक नीड्स थी उनको फुलफिल किया जाता था। जैसे हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है प्रॉपर एंड फुलफिलमेंट रहे, वो प्रॉपर तरीके से रन आउट है। हमारा भारत कैसा है क्या है उनको मतलब नहीं था, क्योंकि उनको पता था कुछ समय के बाद इस भारत को छोड़ना ही छोड़ना है। और जब छोड़ेंगे तो हमसे क्या मतलब, अपना डेवलप करें तब जाके देखें। हमको अपना ब्रिटेन सुधारना है, हमको अपने ब्रिटिशर्स, जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स, हमें जितने ब्रिटेन के लोग हैं, उन जनता को अच्छी तरीके से फुलफिल करना है। हमें बाकियों से मतलब नहीं है, ठीक है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट है, दैट इज आवर डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है कि लोग और रहन सहन, लिविंग और जो क्या कहते हैं लाइफस्टाइल था, वो हमारे भारतीय देश का कैसा था 200 साल तक का। तो कैसा था भाई, देखें, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था। हम लोग बच्चे पैदा भी बहुत ज्यादा हो रहे थे और मर भी बहुत ज्यादा रहे थे। बच्चे, ध्यान रखना, बच्चे 2 ही अच्छे। और अगर एक जगह पे अगर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल ये है कि एजुकेशन और लिटरेसी कहीं वहां पे लैग है, क्योंकि वहां पे फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती थी। अब हाई बर्थ रेट होती थी, एक इंसान ज्यादा बच्चे पैदा करता था। क्यों? अब इसलिए करता था, उनकी मजबूरी थी बच्चों। द रीजन बिहाइंड दैट, वहां पे जितने ज्यादा बच्चे होते थे उतने ही लेबर फोर्स समझी जाती थी। जितनी लेबर फोर्स होगी, जितने बच्चे होंगे उतने काम करेंगे, मजदूरी करेंगे तो पैसा आएगा तो घर का खाना खर्चा चलेगा। तो बच्चे ज्यादा पैदा करने की भी एक मजबूरी थी उस समय। और लेकिन बच्चे पैदा तो हो रहे थे, बर्थ रेट तो हाई था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छा सैनिटाइजेशन सिस्टम नहीं था, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था। बच्चे कुछ पैसा खाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, और ऊपर से वो कुपोषित हो जाते थे, उनको वही माइल न्यूट्रिशन, उनको कभी प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता था। आज भी हमारी देखो भारतीय डाइट कार्ब डाइट है, बेसिकली पूरी कार्ब डाइट है, कार्ब्स, फैट्स और थोड़ा बहुत फाइबर, प्रोटीन है ही नहीं, सारे एमिनो एसिड्स है ही नहीं। तो सीधी बात यह है कि इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या था, बर्थ रेट भी बहुत हाई थी, डेथ रेट भी बहुत हाई थी। और ध्यान रखना बच्चों, दोनों ही हाई होना बहुत ज्यादा गलत वाली बात है, ठीक है, अच्छी चीज नहीं मानी जाती, ठीक है। बर्थ रेट भी बहुत हाई थी, डेथ रेट भी बहुत हाई थी। क्यों? क्योंकि पुअर सैनिटाइजेशन था, ठीक है, हमारे पास भूखमरी थी और माल न्यूट्रिशन था, एपिडेमिक्स, मतलब बहुत सारी चीजें बहुत आती थी। मतलब एक घेरा हुआ था, मतलब भारत को मतलब एक तरीके से कभी दीमक लग चुकी थी, बस बिल्कुल भुसभुसा हो गया था पूरा भारत। मतलब कोई भी अगर फाइनेंशियल अटैक पड़ता है थोड़ा सा भी, भारत वहीं पे ढह जाएगा। ये हालत करके छोड़ के गए थे हमारे देश की। आगे बात करते हैं बच्चे। सो एक्चुअली भारत देश सच में बहुत ज्यादा खराब दौर से गुजर रहा था। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब ये मत समझिए कि लोग कितने पढ़े लिखे थे। लोग जो अपना नाम, अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, नाम अपना पढ़ सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, उनको लिटरेट बोला जाता है। एजुकेटेड और लिटरेसी में अंतर है। लिटरेसी हर गांव में आज पहुंच चुकी है, हर गांव वाला नाम लिख लेता है, और जो नाम भी नहीं लिख पाता है, साइन भी नहीं कर पाता, तो अंगूठा लगाता है, जो अंगूठाबाज होता है ना, उसे इलिटरेट कहा जाता है। तो सीधी बात है, लो लिटरेसी रेट थी, बहुत ज्यादा लो लिटरेसी रेट थी। यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे नाम और अपना अक्षर नहीं लिख पाते थे, साइन तक नहीं कर पाते थे। क्यों? लिटरेसी रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन who is 7 or above who are able to read and write and understand the one language। एक लैंग्वेज वो समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना नाम और अपना सिग्नेचर 7 साल से ऊपर होना चाहिए, इसी को लिटरेट कहा जाता है। और ये लिटरेसी रेट ओवरऑल 15% थी, मतलब 100 में 15 लोग अपना नाम और कहते हैं अक्षर लिख पाते थे, जिसमें से जो फीमेल्स थी वो सिर्फ 7% की थी। मतलब बहुत ही खराब हाल चले थे, 8% मेल होंगे, 7% फीमेल होंगे। ओके, एजुकेशन वॉज निग्लेक्टेड बिकॉज ब्रिटिश डिड नॉट जो प्रायोरिटाइज किया था मास एजुकेशन पे। उनको मतलब ही नहीं था भाई, उनको तो लेबर चाहिए था। लेबर एजुकेट हो जाएगा तो यार कैसे काम चलेगा। लेबर एजुकेट हो गया, उसको अगर अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स के बारे में पता चल गया
उसको अगर सिस्टमैटिक ढंग से चीजें पता चल गई कि कैसे वर्कआउट होती हैं, तो फिर वो लेबरी कैसे करेगा, तो यहां पे वो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं देते थे। सबसे पहला डेमोग्राफिक प्रोफाइल तो यही हो गया। दूसरा डेमोग्राफिक, पुअर हेल्थ एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन था ही नहीं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरती चली जा रही थी। क्या लिमिटेड हॉस्पिटल्स थे, प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटीज आज भी नहीं है, आज भी जेनेरिक दवाइयां देखो कैसे मिलती हैं, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा होती थी, जैसे हम लोग का ये टाइफॉइड हो गया, उसके साथ साथ जॉइंडिस हो गई, ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन थी। और कॉलेरा हो गया, और अगर कहीं टीबी हो गया तो इंसान मरा ही धरा है वहां पे, तो इंसान मरा ही धरा है। कैंसर की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 32 ईयर्स ओनली। आज अगर देखें तो 69 ईयर्स टू 70 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है माय डियर, समझ लो मेरी जान। आज अगर देखा जाए तो 69 टू 70 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 70 साल तो इंसान जी ही जाता है। उस टाइम पे एवरेज 32 ईयर्स ओनली जीते थे, मतलब एवरेज जितना भी, मतलब एक इंसान तो हमें लग रहा है 32 साल में तो आजकल शादी कर रहे हैं लोग, 32 साल में पहले मर जाते थे, खत्म हो जाता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब वो बच्चे जिन्होंने अपना पहला बर्थडे भी नहीं देखा, 1 साल के अंदर ही मर गए, मतलब 6 महीने 7 महीने का बच्चा है मर गया, 11 महीने का बच्चा है मर गया, 12 महीने का होने वाला था उससे पहले मर गया। ये भी बहुत ज्यादा हाई था। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उस पर्टिकुलर इन्फेंट स्टेज होती है 1 साल, उसमें बहुत केयर की जरूरत होती है, उस समय बहुत केयर की जरूरत होती है। और वो केयर कैसे होगा? हमारे पास तो भाई क्या कहते हैं, प्रॉपर स्कूल बता रहे हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल्स ही नहीं थे, सैनिटाइजेशन नहीं था, मेडिसिन ही नहीं थी, तो कैसे केयर आउट करेंगे? तो आज अगर देखा जाए तो चीजें बहुत सुधर चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे चीजें बहुत खराब थी, ठीक है। अब आगे बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मेजर पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन, कि वो अलग अलग सेक्टर्स में कहां काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बताएं तो भाई हमारे पास 3 सेक्टर हो सकते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पर्सन कितना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे क्यों लगता है, डेटा ये बताता है सब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे थे। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। आप लोग क्लास 11th में पहले चैप्टर बेस हिस्ट्री में पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जेनेटिक इंडस्ट्री आती है और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आती है। जेनेटिक जो पशुपालन करते हैं, एक्सट्रैक्टिव मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा थे, भेड़ बकरी पालते थे, गाय बछड़े पालते थे और उसके साथ खेती बाड़ी करते थे। प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव दोनों में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री थे। सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में कोई नहीं था, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि अबाउट 72% ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर में, वेरी फ्यू पीपल वर्क इन द इंडस्ट्रीज, और लिमिटेड लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज थी हमारे पास, जिसमें एक एग्जांपल टिस्को का था, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दिस इंडिकेट्स लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कभी हो ही नहीं पाई क्योंकि तुम तो एग्रीकल्चर में घुसे पड़े हो, ठीक है। अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये पब्लिक सेक्टर बता रही है, प्राइमरी सेक्टर बढ़ता चला जा रहा था, सेकेंडरी में कोई जा ही नहीं रहा, टर्शरी में कोई जा नहीं रहा, बहुत इंबैलेंस हो गया, एक बहुत बढ़ता चला, एक घुसता चला जा रहा, ओके। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी। मतलब सीधी बात यह है कि जैसा पिछले साल का हाल था भाई, इस साल का, पिछले साल भी जमींदार सारा पैसा खा जाता है, इस साल भी जमींदार सारा पैसा खा जाता है। पिछले साल भी इरिगेशन नहीं था, इस साल भी इरिगेशन नहीं, पिछले साल भी फसल खराब हुई थी, इस साल भी फसल खराब हुई है, पिछले साल भी रो रहे थे, इस साल भी रो रहे, तो अगले साल भी रोएंगे। इसीलिए सबसे पहला काम ये होता है, अगर एक देश डेवलप्ड हो गया तो सबसे पहले उसकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को प्राइमरी से हटा सेकेंडरी और या फिर टर्शरी में डालना चाहिए। प्राइमरी में रहेंगे तो हालत खराब ही रहेगी। इसलिए कोई भी देश, अगर देखें आप, डेवलप्ड कंट्री चाइना है, डेवलप्ड कंट्री आपका अमेरिका है, इन सबको देखो, दुबई को देखो, तो क्या खेती बाड़ी करते हैं? नहीं, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। आगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ को और अच्छी तरीके से डिफाइन करें तो द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी सेड टू बी बैलेंस, जब सारे के सारे सेक्टर्स इक्वली चले। एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी भी बढ़ रहा है, सेकेंडरी भी बढ़, टर्शरी भी बढ़ रहा है। भारत में एग्रीकल्चर, अरे भारत में तो यही होता ही है। आज भी देख लो, कोई एक चीज का ट्रेंड चल जाए, सब खट चले जाते हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है, आपको बैलेंस ग्रोथ रखनी है। इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। मेनली जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो आपका जो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ वो फसल उगाना या फिर ग्रेजिंग करना या फिर एनिमल फार्मिंग करना, एनिमल का हस्बेंड्री एंड ऑल खोलना, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स या फिर कोई अस्तबल खोल दिया या फिर कोई क्या कहते हैं तबेला खोल दिया जहाँ पे क्या कहते हैं आप अलग अलग पशुपालन कर रहे हैं, ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें, ओके। आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का था। इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चे हमारे पास रेलवेज थी, हमारे पास रोड्स थे, पोर्ट्स थे, कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ था, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ कुछ चीजें थी, मतलब बेसिक चीजें थी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कतई गांव वाले बैठे हैं और इसे बेना डोला रहे,
थोड़ा बहुत चीजें थी, तब भी थी, आज भी है, ठीक है। इट रेफर्स टू बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज लाइक बिल्डिंग, रोड्स, पावर सप्लाई। तो मैं कहता हूं एक देश खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही लगता है, एक देश सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही लगता है। एक न्यूयॉर्क की बढ़िया सी स्काईलाइन देखो और अब एक गांव के छप्पर देखो, कौन सा अच्छा लगेगा? न्यूयॉर्क की स्काईलाइन अच्छी लगेगी। दुबई की बुर्ज खलीफा देखो, या फिर तुम अगर तुम देखो तो ये चीजें क्या होती हैं कि यहाँ पे वही चीजें अच्छी लगती हैं, समझ रहे हो ना, वही चीजें अच्छी लगती हैं, ब्यूटीफुल वही देश लगता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। और हमारे भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या था? रेलवे, जो इंट्रोड्यूस करी गई थी 1850s के अंदर, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स, एंड जो पोर्ट्स थे वो भी पोर्ट्स मतलब जहाँ पे शिप्स एंड ऑल आके पार्क होती हैं, पार्क क्या होती हैं, स्टेबलाइज की जाती हैं, वहाँ पे उनकी अनलोडिंग होती है, वो अनलोडेड सामान आपकी ट्रेन में रखा जाता था और ट्रेन से अलग अलग स्टेट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी पोर्ट्स बनाए गए थे और उसके साथ रेलवेज बनाई गई थी, वो बेसिकली हमारे जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आ रहे हैं वो भारत में हर जगह पे फैल जाए, बस इसलिए उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। भारत में लोग जाएंगे जम्मू कश्मीर घूमेंगे जाके, ऐसा नहीं, ये पर्पस के लिए नहीं थी, ठीक है। ओके, थ्रू बिल्ड द ब्रिटिशर्स बेनिफिट्स, यहाँ पे ये इन सब चीजों को ब्रिटिशर्स बेनिफिट के लिए बनाया गया था। रेलवेज लेटर हेल्थ इंडियन इंटीग्रेशन, बाद में ये सब हमारे काम आ गए, जब वो चले गए छोड़ के तब हमारे पास, ये तो वही हो गया ना, मेहमान चले गए तो बचे हुए बिस्किट और नमकीन अपने कमरे में लेकर खा रहा है, तो वही हाल हुआ था। बाद में पॉजिटिव एस्पेक्ट बन गया हमारे देश का। आज देखें सबसे इजी और चीप मोड ऑफ जो माइग्रेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो रेलवेज ही है, ठीक है। दिया किसकी, देन किसकी है? हमारे ब्रिटिशर्स की दी है, ठीक है। बाद में पॉजिटिव पॉइंटर बन गया, लेकिन जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब नहीं था, ठीक है। रोड्स थी, पोर्ट्स थे, कम्युनिकेशन तब भी था। रोड्स तब भी बनाई गई थी लेकिन लिमिटेड डेवलपमेंट था रोड्स का, कहीं के खड़ंजे वाली रोड थी, कहीं पे थोड़ी डामर या सीमेंट वाली रोड बनाई जाती थी, ठीक है। मेजरली आरसीसी वाली रोड चलती थी। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी उनका व्हीकल जा रहा है या फिर मिलिट्री की स्क्वाड जा रही है तो वहां पे उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्मूथली चलता रहे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलता रहे। बिल्ड मेनली फॉर द आर्मी मूवमेंट्स, और बेसिकली आर्मी मूवमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बनाई गई थी, ठीक है। रोड्स अगर आप लोग देखें तो डामर वाली रोड को नहीं भयंकर, मतलब इस तरीके से रोड बनाई गई थी, थोड़ा सीमेंट का, थोड़ा सा ईंटों का और मिट्टी का यूज करके पार्ट के रोड बनाई जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। आगे बात करें तो पोर्ट्स बनाए गए थे, डेवलप फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। भाई ऑब्वियसली बात है, शिप्स आएंगे आपके स्वेज कैनाल से, देखो स्वेज कैनाल से घूमते हुए आ रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो खड़े कहाँ होंगे? पोर्ट्स में तो खड़े होंगे। ऐसा तो ना बीच में कोई तैर के गया और फच फच उठा लाया फिर तैर के किनारे ले आया। एक किनारे पे बोट्स खड़ी होती हैं, पार्क किया जाता है, उनको सील टाइट किया जाता है, फिर वहां से सामान अनलोड किया जाता है, उसे पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट्स भी यूज होते थे बेसिकली रॉ मटेरियल्स को अनलोड कराने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास टेलीग्राफ था, ठीक है, और पोस्टल सर्विसेज भी। पोस्टल सर्विस मतलब चिट्ठियों है, चिट्ठी आती है, संदेश लाती है, तो सीधी बात है वो चिट्ठियां भी थी। और टेलीग्राफ क्या था? वायर्ड कम्युनिकेशन था। आज जैसे अंडरग्राउंड भी होता है और थ्रू आपका जो क्या कहते हैं वो क्या टावर्स बोल रहे हैं, ये पोल्स के थ्रू भी इसको कनेक्ट किया, जैसे बिजली के तार जाते हैं वैसे टेलीग्राफ का वायर भी जाता था। और इस तरीके से कुछ बात होती थी, हेलो, यहाँ से सुनते थे, यहाँ से बोलते थे हेलो हेलो, आवाज आ रही, हेलो, खाना खाया। ओके, तो सीधी बात ये क्या है, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हुई थी, यूज मेनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता था, बट डेवलपमेंट वाज अनइवन एंड सेल्फ सर्विंग। बच्चे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास, लिमिटेड था, पोर्ट्स थे, रोड्स थे, कम्युनिकेशन थे, ठीक है, हमारे पास रेलवेज था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड यूज का था, ब्रिटिशर्स के यूज का था। हम अगर उसे यूज करें, ना 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 बेटा ना, ठीक है, आपको ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, लिमिटेड यूज़। अगर आप अगर उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको ज़रूरत है, कोई बहुत इमरजेंसी है, तब के लिए आप तो उसको यूज़ कर सकते थे, बाकी उसका कोई भी वैल्यू नहीं था, हमारे लिए कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। आज इसके बाद लास्ट हमारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ब्रिटिशर्स के। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स ने, चैप्टर खत्म हो रहा है, लास्ट टॉपिक है हमारा, मतलब ब्रिटिशर्स जाते जाते क्या कुछ पॉजिटिव हमारे लिए छोड़ के गए। मतलब देखो, मैं अगर इन नटशेल तुम्हें बताऊं, हम उनके जाने के बाद उनकी जूठन हमारे क्या काम आ गई, यही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सबसे पहले ट्रेन काम आ गई, रेलवेज। दूसरा, इन्होंने जो रोड्स बनाई थी वो हम लोग चलने लग गए उस पर, ठीक है। टेलीग्राफ काम आ गया, वो चले गए तो हम बात करेंगे, लो बाबू सुना, ये शुरू हो गया। पोस्ट सर्विस काम आने लग गई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया उन्होंने, पहले राजा महाराजा चलते थे, इसकी खलाश उसको खलाश में सबको मारा पीटा करते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, है ये सब नहीं होना चाहिए कि मार काट रहे हैं, इसका शासन चला गया, उसका शासन चला गया, एक प्रॉपर गवर्नमेंट बैठनी चाहिए। हम लोग पहले क्या करते थे, C2C इकोनॉमी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी बार्टर सिस्टम रखते थे। अब क्या इन्होंने क्या किया, वो होनी चाहिए आपके पास क्या, प्रॉपर तरीके का मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं है अभी कि जब मन किया शुरू कर दिया, प्रॉपर मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं सोना चांदी चमनप्राश ये सबको आप एक्सचेंज कर रहे हो और आप अपना बिजनेस चला रहे हो, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होनी चाहिए। ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भारत ने कहा था अच्छा ऐसे होता है, तो इन्होंने ये चीजें अडेप्ट कर ली, ठीक है। इवन इफ हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम भी उन्हीं की देन है, ठीक है।
तो सीधी बात यहां पे क्या है, एज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, अगर हेड्स है तो टेल्स भी होगा। तो वैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी छूट गए जो भारत ने अपना लिए, हमारी इकोनॉमी ने। क्या थे? रेलवे का इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले सिर्फ और सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना खाते हैं। आज अगर सब्जी मंडी लगी हुई है तो किसके बदौलत लगी हुई है? ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिखाया कि उपज जो है, मतलब खेती से जो आपका प्रोडक्शन निकल रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपकी क्रॉप्स हैं, वो बेची भी जा सकती हैं। पहले हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे बिलीव रखते थे। मॉनेटरी सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बार्टर सिस्टम को हटाया और इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाया। राजा महाराजा प्रिंसली कोर्ट्स को हटा के गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना इन लोगों ने हम लोग को सिखाया। बहुत अच्छा काम किया था इन लोगों ने। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो कब हुआ भाई? एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड, पूरे एग्रीकल्चर की धैया पलेट कर दी थी इन्होंने। इंडस्ट्रीज को वीक कर दिया था, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, अभी आप लोगों ने देखा था कि सेलेक्टिव कंट्रोल लगाते थे, टैरिफ पॉलिसी बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, लिटरेसी कतई खा गए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, स्कूल सब बंद था। ठीक है, सोचो आज तुम लोग एग्जाम को इतना गालियाँ देते हो, क्या तुम यही चाहते हो कि लिटरेसी लो हो जाए और हमारा देश वैसे वही 50 साल 70 साल पीछे चला जाए? ठीक है, पॉवर्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड थी, सब भूखों मर रहे थे, सब गरीब थे। हेल्थ कंडीशन भी बहुत पुअर थी, जिसकी वजह से 32 ईयर्स की सिर्फ और सिर्फ क्या थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और इकोनॉमी बहुत अनबैलेंस्ड थी। इंडिया हैज़ टू रीबिल्ड फ्रॉम अ वीक फाउंडेशन। इंडिया को दोबारा से खुद को खड़ा करना था, लेकिन क्या फाउंडेशन जो थी, नींव थी, वो बहुत वीक थी। फाइनल कंक्लूजन क्या है? ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को रूल किया, हमें एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाया, जिसमें जूट, इंडिगो, कॉटन को हम लोग सप्लाई करते थे। हमको एक मार्केट बना के रख दिया जहां पे ब्रिटिश के फिनिश्ड गुड्स आते थे और उनको हम लोग खरीदते थे। पूरी जो पैटर्न थी, डिमांड पैटर्न, सब चेंज कर दिया। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना दिया, हमें कॉलोनी बना दिया किसकी? ब्रिटिशर्स की। इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया ने एक्सप्लॉयटेशन ही, मतलब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ? शोषण, मतलब बहुत ज़्यादा खराब उसके साथ जो बर्ताव किया गया, बस वही उसको एक्सपीरियंस हुआ। पोस्ट 1947 में जब आज़ादी मिल गई, 1947 के बाद पोस्ट इंडिया बिगेस्ट चैलेंज वाज टू इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। भारत का सबसे बड़ा चैलेंज खुद को डेवलप करना तो छोड़ो, पहले अपनी ये जो बर्बाद स्थिति है इसको सुधारना था। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि एक एथलीट का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर टूट गए, तो सबसे पहली चीज़ ये नहीं कि अब तो 10 किलोमीटर भागना है, पहले पैर सही करने हैं, ये टूटे पैर हैं, पहले इनको सही करो, फिर बॉडी को भी बूस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हाल था हमारे भारत का। क्या से क्या हो गए देखते देखते, और चैप्टर भी खत्म हो गया खेलते खेलते। तो आई विश आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे के सारे नोट्स PDF के फॉर्म में आपकी गूगल ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रियांश भैया कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं आपकी पूरी की पूरी स्टडीज़ में, तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।